Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 1, Constitution Why and How, and this is the 8th part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और इसमें हम लोगों ने जाना था कि किस तरह से मूवमेंट जब चल रहा था, फ्रीडम का नेशनलिस्ट मूवमेंट जब चल रहा था, उस समय ही लीडर्स ने इन बातों को डिस्कस कर लिया था कि कौन सी वो चीज़ें होंगी जिनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा उस समय हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो वो उस समय से लेकर के और 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के रूप में जो एक प्रपोजल डाला, उसमें सारी चीज़ें उसमें थी। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो आइए बच्चों जरा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि द फैक्टर इंश्योरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। जो इफेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट करने वाली चीजें होती हैं, वो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो होता है कि बैलेंस कैसे किया जाए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से, यानी कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को किस तरह से बैलेंस किया जाए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है उनको उनके लिमिटेशंस कैसे तय किए जाए कि दोनों कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपस में क्लैश ना करें, उनके पावर्स आपस में टकराए नहीं, उनमें आपस में कोई टकराहट ना हो। इसके लिए उनको एक बैलेंस्ड वे में बनाना जरूरी होता है, और इसके कारण पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि पावर किसी एक हैंड में नहीं रह जाएगा, किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास नहीं हो जाएगा, और इसके लिए जरूरी होता है कि कई इंस्टीट्यूशन में उसको डिवाइड किया जाए। तो इंडिया में भी इस तरह की चीजें अपनाई गई। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्पेंड अ लॉट टाइम ऑन बैलेंसिंग अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच बैलेंस बनाने में बहुत समय दिया गया। इन व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेमिंग, उस समय बहुत सारे चीजें आ रही थी प्रश्न कि कहीं बैलेंस जो है गड़बड़ ना हो और कहीं पावर्स ओवरलैप ना करें एक दूसरे के ऊपर। इस चीज का ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी था कि सबके पावर्स को बहुत बारीकी से कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन बैलेंसिंग अमंग द वेरियस इंस्टीट्यूशन लाइक एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी। तो इस तरह से बैलेंसिंग में एक बहुत समय लगा और अंत में एक बहुत बैलेंस्ड वे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनके पावर्स को दिया गया। दिस लीड टू एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट। दोनों ही चीजें हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म, जब जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में जब पावर्स को बांट दिया गया तो पार्लियामेंट्री फॉर्म इसी को कहते हैं। तो एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म आ गया, दूसरा फेडरल अरेंजमेंट भी देखने को हम लोगों को मिला इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द पावर्स वर डिवाइडेड बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी जो पावर्स का बंटवारा होता है, दैट इज कॉल्ड द फेडरल सिस्टम। तो हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा भी है हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लाई गई और इनके पावर्स को किस तरह से स्पेसिफाइड किया जाए कि कहीं पावर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें, इसके लिए बहुत सोच विचार किया गया। और इसमें एक लंबा समय इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ऑन द अदर हैंड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दो तरह के बंटवारे हो गए। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पावर्स हो गया बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में जो है गवर्नमेंट के पावर्स बढ़ गए, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये दोनों तरह के डिस्ट्रीब्यूशन, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म और दूसरा फेडरल फॉर्म, दोनों का ये मेल था। और इसमें फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन चारों ओर हो जाता है, हर तरफ पावर हो जाते हैं, और इसको बैलेंस करने में एक लंबा समय व्यतीत करना पड़ा, समय लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो इस तरह से एक बैलेंस वे में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यही नहीं था कि पावर्स का ही बंटवारा मेन मुद्दा था, बहुत सारे ऐसी बातें थी जो अदर कंट्रीज से भी ली गई
अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पहले भी हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पहले भी बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे जहां कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये देखना कि वहां कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है ये जरूरी था, और जहां से भी जो अच्छी चीजें मिली उसको बोरो किया गया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए उसको भी समझते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि जो चीजें दूसरी कंट्री के संविधान से ली गई वो क्यों ली गई, उनके पीछे क्या लॉजिक था। The makers of our constitution did not hesitate to learn from experiment and experiences of other countries. डेमोक्रेसी जो थी वो बिल्कुल एक नई चीज थी इंडियंस के लिए, चाहे वो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे एक आम सिटीजन हो। उसने पहले कभी डेमोक्रेसी को फेस नहीं किया था, तो उसके पास ना तो कोई एक्सपेरिमेंट थे उसके पास जिसके आधार पर वो कोई निर्णय ले सकता था, या फिर उसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं थे। तो ये दोनों चीजें ऐसी चीजें थी जो ये प्रेरित कर रही थी कि जहां इसको प्रैक्टिकली यूज किया जा रहा है डेमोक्रेसी को जिन कंट्रीज में, क्या वहां पर ये चीजें सही रूप से काम कर रही हैं या नहीं, यह जानना बहुत जरूरी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स को, कि वहां उन कंट्रीज में जहां डेमोक्रेसी को यूज किया जा रहा है प्रैक्टिकली, वहां ये चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, और वहां से इन चीजों को लेना कहीं से कोई गलत चीज नहीं था। तो आइए समझते हैं इसको। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेर नॉट एडवर्स टू बोरोइंग फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस। अदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो ट्रेडिशंस थे, क्योंकि वहां पे बहुत दिनों से यूज किए जा रहे थे ये सारे टर्म्स, ये सारे प्रिंसिपल्स वहां यूज हो रहे थे, तो उनको जब देख के ये अनुभव प्राप्त हो रहा था कि नहीं, ये वाकई प्रिंसिपल्स जो हैं ये डेमोक्रेसी में वर्क करते हैं और इनको अडॉप्ट करना चाहिए फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों ने थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं दिखाया, कोई एडवर्स सोच उनकी नहीं थी कि इन चीज़ों को न लिया जाए अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो दे बोरोड ए नंबर ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, और यही वो कारण था जिसके कारण उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छी चीज़ें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीज़ों को हम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडॉप्ट करना चाहिए, तभी हमारी डेमोक्रेसी अच्छे ढंग से चल सकती है। तो आइए हम लोग आगे समझें कि क्या वो चीज़ें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उतनी ही जरूरी थी। Borrowing these ideas does not mean that the framers of our constitution were obeying completely and having no original thoughts or ideas. बोरो करने का ये तात्पर्य कभी नहीं था कि ये माना जाए कि उनके पास अपने कोई थॉट्स या आइडियाज नहीं थे। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम ऐसा सोचें कि अगर वो दूसरी कंट्री से आइडियाज को बोरो कर रहे थे तो इसका मतलब ये कभी नहीं निकाला जा सकता कि उनके पास अपने कुछ आइडियाज या थॉट्स नहीं थे। उनके पास आइडियाज और थॉट्स अपना ही थे। ईच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी डिफेंडेड ऑन ग्राउंड, और ये तमाम चीजें जो भी प्रिंसिपल्स लिए जा रहे थे फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, उनको डिफेंड किया जा रहा था ग्राउंड पे, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस पर डिस्कस हो रहा था और डिबेट्स हो रहे थे कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया जाए या नहीं लिया जाए। दैट इट वॉज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स एंड एस्पिरेशंस, और ये भी देखा जा रहा था कि क्या वो इंडियंस के प्रॉब्लम्स को हल करेंगी या उनके जो एस्पिरेशंस है उनको कहीं फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे। इस बात पे डिस्कशंस और डिबेट होती थी। यानी प्रिंसिपल अगर लिया गया और उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा गया, ऐसा नहीं था कि लिया गया और सीधे अडॉप्ट कर लिया गया, उसको लेकर के उस पर बहस हुआ, उस पर डिबेट्स हुई और अंत में ये कंक्लूजन निकाला गया कि क्या वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना सही रहेगा या नहीं। अगर वो इस बात को देखते थे कि हाँ इससे इंडियंस के एस्पिरेशन फुलफिल होंगे, उनके प्रॉब्लम्स हल होंगे, तब उन चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता था। तो इंडिया वाज एक्सट्रीमली लकी टू हैव एन असेंबली दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोक्लेम इट in its outlook could take the best available everywhere in the world and make it their own. ये इंडियंस इस बात पे बहुत लकी अपने आप को मान सकते हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
इंडिया की थी जो नैरो सोच नहीं रखती थी, वो एक बड़ा सोच रखती थी। और प्रिंसिपल को लेके आना कोई गलत बात नहीं था, क्योंकि वही तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के। कोई अदर चीज नहीं है, कोई डेमोक्रेसी के अदर प्रिंसिपल्स नहीं है, यही सब प्रिंसिपल्स हैं जिन पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री चलती है। तो एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम लोग को अडॉप्ट करना था। तो प्रिंसिपल्स को जब लेकर के आया गया तो यहाँ पर उस पर डिस्कशन और डिबेट्स हुए कि क्या वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सही बैठता है या नहीं, क्या वो इंडियन के एस्पिरेशंस को और उनके प्रॉब्लम्स को हल करता है कि नहीं। उसको कसौटी पे कसा गया उन सारे प्रिंसिपल्स को इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कि इंडिया के संदर्भ में ये प्रिंसिपल सही है या नहीं है। जब उनको लगा कि नहीं, ये प्रिंसिपल्स इंडिया के संदर्भ में भी सही है, तब उनको कॉन्स्टिट्यूशन का अंग बनाया गया। तो इस मामले में हम लोग बहुत लकी हैं कि इन्होंने एक संकीर्ण सोच नहीं रखी और बड़ी सोच के साथ ये आए, और इन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, थोड़ा से भी हेजिटेशन इनके मन में नहीं था कि दे आर बोरोइंग द प्रिंसिपल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज़ें इनके दिमाग में कहीं नहीं थी। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था और सबसे ज़्यादा उसमें प्रिंसिपल्स ऐड किए गए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।